हेलो एवरीवन। ये एक भाई बहन की स्टोरी है जिसमें एक लड़की अपना घर छोड़ देती है क्योंकि उसके घर वालों ने उसका बच्चा मरवा दिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, ये आपको स्टोरी को सुनने के बाद में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं धर्मवीर भारती जी की स्टोरी आश्रम। खचड़ा बस उसे उतार कर चली गई और उसने अपना टीन का संदूक और सुतली से बंधा दरी कंबल पुलिया पर रखा। प्याऊ पर जो लड़का गंदी सी टोपी लगाए बैठा था, उसे मालूम हुआ कि आश्रम के अंदर जाने की अनुमति लेनी पड़ेगी। लड़का उठा और खड़े होकर उसने आवाज लगाई और फिर बैठ गया। उसे अजब अजब सा लग रहा था। रेल खर्च के लिए किसी तरह फीस से रुपए बचाकर कितनी मुश्किल से वह आया था, लेकिन अब तबीयत हो रही थी कि तुरंत लौट जाए। दीदी आखिर यहाँ आई क्यों, क्या कर रही होगी? दीदी को तो मालूम था कि वह आने वाला है। कहाँ बुआ का घर, जहाँ जाते ही दीदी झटपट आती थी, उसे बाह में लपेट कर धकियाते हुए घर ले जाती थी। फाटक के दोनों ओर सील खाए हुए सहन थे और दो कोठरियां अंधेरी अंधेरी सी। एक कोठरी के आगे घाघरा सूख रहा था और दूसरी कोठरी की दहलीज पर एक मरियल बुढ़ा बीड़ी पी रहा था। आम और नीम के पेड़ों की एक एक पत्ती पर धूल जमी थी, जैसे यहाँ बरसात होती ही नहीं। पुलिया के नीचे सूखा कीचड़ था। हाँ, शांति तो थी, जैसा दीदी ने अपने खतों में लिखा था। शांति भी, खुलापन भी, सादगी भी, बल्कि उससे कुछ ज्यादा सन्नाटा। सिर्फ थोड़े से जंगली तोते पेड़ की डालों से दीवार के कोटर और कोटरों से पुलिया पर फुदक रहे थे। एक हरा पंख लंबी नुकीली पत्ती की तरह उड़ता आया और उसके धूल भरे जूतों के पास गिर गया। लड़के ने फिर गुहार लगाई। उसे लगा कोई नहीं आएगा। उसने अनमने भाव से उधर देखा जिधर बस गई थी। बस ओझल हो चुकी थी। सड़क पर एक बेडोल सी ऊंट गाड़ी आ रही थी जिस पर बोरे लदे थे। कहाँ आ गया वह? सचमुच दीदी यहाँ है? उसने मुड़कर लड़के से पूछा, दीदी कैसी है अब? लड़के ने आंख मिचमिचाकर उसकी ओर देखा। तभी जाने किधर से लाठी लिए एक लंबे तगड़े जाट ने आकर हुकारा। सामान उठाकर चल दिया। कच्ची पगडंडी, एक दो अधबने कमरे, कुछ खुदी हुई नींवें, फिर ईंटों का चट्टा, फिर आंख मदार के पौधे, फिर तालाब। सामने फिर एक दूसरी दीवार थी, लगे लगे कई कमरे और सीढ़ियां। एक सीढ़ी के आगे उसने देखा दीदी खड़ी थी, दुबली कमजोर, एक सूती चादर लपेटे। वह दौड़ा, फिर रुक कर धीरे धीरे चलने लगा। दीदी मुस्कुराई। आ गया पगले, पढ़ाई का हर्जा करके भाग आया। मैं मरी थोड़ी जा रही थी, जरा सा बुखार था। जय सिंह अभी तेरा सामान कार्यालय में रख देगा, क्लर्क जी के पास। अतिथिशाला में झाड़ू लग रही है, महीनों का कूड़ा जमा है। तो वह दीदी के पास नहीं ठहरेगा? अतिथिशाला उसे गौशाला या घुड़साल जैसी लगी, पर कुछ नहीं बोला। कुछ था यहाँ कि वह दीदी से भी सहज नहीं हो पा रहा था। दीदी भी कैसी लग रही थी, अलग अलग सी। उसके मन में आया कि दीदी के दोनों कंधे झकझोर दे। चल घर, अब कहाँ जेल में पड़ी है। पर कुछ था यहाँ की हवा में जो हर आवेग को बांध देता था। वह सधी चाल से निगाह झुकाए आदर्शता भरे कदमों से दीदी के बगल बगल चलने लगा। दीदी क्षण भर रुक गई। देख कितनी शांति है यहाँ। एक वह शहर है और वहाँ के लोग और वहाँ के नाते रिश्ते। यहाँ सादगी की कीमत मालूम पड़ती है। खुली हवा और मनुष्य, यहाँ अब भी मनुष्य है। तू खामखा दीदी की चिंता कर करके दुबला हो गया है कुन्नी। दीदी तेरी बड़ी खुश है यहाँ। सच कहती है तू? कुन्नी ने दीदी के दुबले हाथ को हाथों में लेकर पूछा। सच कहती हूँ भैया, आडंबर नहीं है यहाँ। लोग दिखावे का शिष्टाचार नहीं करते, पर मन के बुरे नहीं। यहाँ मैं फिर अपने को बना सकती हूँ, जितना वहाँ टूट फूट गया सब। तू अभी बड़ी माँ जी से नहीं मिला है, वे तो सबकी माँ है। अनुशासन में कितनी कठोर, पर मन में कितनी ममता। जानता है, शहर से इंजीनियर आया था नक्शा पास करने। माँ जी सब काम छोड़कर भंडारे में बैठकर तेरे लिए मोयन डालकर मठरियाँ बना रही थी। उन्हें मालूम था ना कि शांता का भाई आ रहा है। यहाँ अभी संबंध निभाए जाते हैं कुन्नी। कुन्नी को सुनकर अच्छा लगा। उसके संदूक में एक डब्बे में भुआ ने बीजे की कतरी, मूंग के लड्डू और मोयन पड़ी आलू की कचौड़ियाँ बनाकर रख दी थी। दीदी को पसंद थी ना। भुआ रोती जा रही थी और बनाती जा रही थी। उसके मन में आया कि दीदी को बता दे, लेकिन जानता था कि दीदी फिर छुएगी भी नहीं। वह तो दीदी को यह भी नहीं बता सकता था कि प्रकाश जी नई बहू को लेकर आए थे। तो कुन्नी से दीदी की ही बातें कर रहे थे। उसने चुपचाप आंखें उठाकर पहली बार आश्रम को देखा। धूप में आश्रम अब अच्छा सा लग रहा था। हवा के साथ काई की हरी चादर पर बबूल के पीले फूल इधर से उधर तैर रहे थे। आश्रम की हवा में कुछ तो था जरूर।
उसे लगा जैसे जिस दुनिया से वह आया था वह धीरे धीरे सिर्फ एक धुंधली याद बनती जा रही थी। इतनी जल्दी बुआ के आंसू, प्रकाश की आंखों में झांकती अपराधी भावना, फीस और ट्यूशन की झंझटें, यूनिवर्सिटी के जुलूस, नारे, हड़तालें, आंदोलन, यहाँ तक कि दीदी की चिंता भी। अंदर के सारे तनाव कहीं ढीले पड़ गए थे। मन और तन दोनों शिथिल खुले खुले और हर चीज सब एक अज्ञात आश्वासन से थे। उसे अभी तक आश्रम में जितने लोग मिले उसमें गोस्वामी जी उसे बहुत अच्छे लगे थे। उनकी बातें, हालांकि उन्होंने बहुत कठिन संस्कृत शब्दों में कही थी, उसे छू गई थी। भेंट भी कहाँ हुई? जय सिंह की इमली के पास। इस मौसम में सब पेड़ सूखे सूखे से थे, मगर इमली में नए कल्ले आए हुए थे। उसे बचपन के दिन याद आ गए कि वह कच्ची हरी पत्तियां तोड़कर उनकी खटास का स्वाद लेने लगा। कुन्नी जी, यूनिवर्सिटी के छात्र भी इमली खाते हैं? मैं तो समझा कि वे केवल भूख हड़ताल करते हैं। उसने चौंक कर देखा। गीला निचोड़ा हुआ गमछा कंधे पर डाले छोटे पंडित जी खड़ाऊ पहने खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरी कुटी पर भी पधारिए ना, कुछ बातें करेंगे। और थोड़ी देर बाद वह छोटे पंडित जी के छप्पर के सामने मूंज की खरहरी चारपाई पर बैठा उनसे शास्त्रार्थ में तल्लीन था। बातें यूनिवर्सिटी की शिक्षा और आश्रम की शिक्षा से ही चल पड़ी। 3 दिन पहले वह जुलूस में यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारे लगा रहा था, लेकिन इस वक्त आश्रम की शिक्षा के आगे वह यूनिवर्सिटी की हेठी भला कैसे सह ले। उसके पास तर्क थे, और आते ही आते आश्रम का जो प्रभाव उसके मन पर पड़ा था वह एक जेल खाना है जहां उसकी दीदी कैद हो गई है, उसका आक्रोश था। यह भी कोई शिक्षा हुई? शहर से कटी, जीवन की सहज धारा से कटी, कल्पित आदर्शों में बंधी। यहाँ जिंदगी का एकांगी विकास ही होगा। यह दीवार तोड़ दीजिए पंडित जी, चारों ओर से जीवन को देखिए, उसकी बाढ़ में छात्रों को झूंझने दीजिए। पंडित जी ने सहज भाव से एक पोटली में से इलायची निकाली, हथेली पर रखकर उसे देते हुए बोले, भैया जी, आप तो गंगा तट के वासी हैं। गंगा का पानी जब कमर से ऊपर आ जाता है तो नौका पर बैठकर पार करते हैं ना। पर अगर नौका ऐसी बने जिसमें हर तरफ से पानी आने दिया जाए तब क्या होगा? डूब जाएगी ना। ये आश्रम तो नौकाएं हैं। वह चुप हो गया, लेकिन अभी भी सहमत नहीं। आप तो ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते होंगे, नई शिक्षा के हैं ना। और वह फिर मुखर हो गया। अपनी फिलॉसफी की क्लास उसे सबसे ज्यादा नीरस लगती थी। अक्सर गायब रहता था वहां से, लेकिन इस वक्त फिलॉसफी की सारी शब्दावली उसकी जुबान पर थी। वह ईश्वर के अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। गोस्वामी जी चुपचाप सुन रहे थे। सहसा बोले, आप तो केवल तर्क के लिए कह रहे हैं, लेकिन शांता बहन तो सचमुच कटु थी। लेकिन इस बीमारी के बाद वे पूजा में लग गई। अच्छा। उसे बहुत अचरज हुआ। दीदी और पूजा पाठ, और कुन्नी को बताया भी नहीं। एकदम चिढ़कर बोला, उसकी बात जाने दीजिए पंडित जी, वे कब किससे तुक बिठा ले कुछ पता नहीं। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब देखिए, मेरा नाम कुंदन कुमार है। दीदी मुझे बचपन से चिढ़ाती है, कुंदन राम बंदर राम। बताइए कुंदन की तुक बंदर कैसे हुई? मगर उसका दिमाग तुक बैठ गई तो बैठ गई। कुन्नी मन ही मन बड़ा आहत था कि दीदी ने उसे अभी तक बाह में लेकर बंदर राम नहीं कहा, ऊपर से बुढ़ियों की तरह पूजा पाठ करने लगी। गोस्वामी जी हंसे। खैर छोड़िए, आपका विश्वविद्यालय तो अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है। कल के पत्र में समाचार था। अच्छा, यहाँ अखबार भी आता है। उसे मालूम हुआ कि रात के 9 बजे बस शहर से लौटती है तो ड्राइवर दे जाता है। पहले बड़ी माँ जी, फिर दूसरे दिन सब अध्यापक पढ़ लेते हैं। उसे याद आया कि यह तीसरा दिन है और वह सचमुच उस दुनिया को जैसे भूल गया था। इन दीवारों के बाहर जो घटना प्रवाह है, समय की जो आपाधापी है, वह यहाँ सब कुछ थम गई है। शाम को कुन्नी जय सिंह के साथ कुएं पर भी गया, जहां सुबह कन्याएं स्नान करती थी और शाम को बैल रहट चलाकर सिंचाई करते थे। सिंचाई के लिए कच्ची नालियां बनी थी। जिधर पानी मोड़ना होता था उधर गीली मिट्टी थोपकर मेड़ बनाकर पानी मोड़ना भी उसे आ गया था। वह कीचड़ सने हाथों से कन्नेर की क्यारी में पानी मोड़ ही रहा था कि संदेश आया, बड़ी माँ जी ने आज चाय बनवाई है, कुन्नी भैया को बुला रही हैं। बुलाने के लिए छोटे वानप्रस्थ जी आए थे। वे हमेशा हड़बड़ी में रहते थे। चाय आश्रम में कभी नहीं बनती थी। इस समय यह जानकर कि बड़ी माँ जी ने शहर से चाय की पुड़िया कुन्नी जी के लिए मंगवाई थी, वे और भी हड़बड़ा गए थे। कुन्नी ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। उसे यही नहीं समझ आ रहा था कि इन्हें छोटे वानप्रस्थ जी क्यों कहते हैं। पहली बार वह अंदर वाले आंगन में ले जाया गया। बड़ी माँ जी अपने कमरे के सामने कुर्सियां डालकर बैठी थी। उसने अभी तक उन्हें दूर से ही देखा था। आओ बेटा, उन्होंने बैठे ही बैठे बड़े स्नेह से बुलाया। तुम क्या कहते होंगे कि 2 दिन आए हो गए, माँ ने बात तक नहीं की।
मुझे दोनों दिन शहर जाना पड़ गया। कुछ जमीन का झगड़ा चल रहा था अदालत में। सामने प्लेट में मठरियां और मोटे शीशे के गिलास में चाय। शांता बेटा कहती थी कि तुम्हें आश्रम अच्छा नहीं लगता। हाँ, जंगल है ये तो, तुम्हारे शहर की रौनक यहाँ कहाँ। नहीं, यह बात नहीं, कुन्नी ने दबे स्वर में कहा। उसका प्रतिरोध पहले से टूट चुका था। फिर भला ऐसी स्नेही माजी से वह थोड़े ही बहस कर सकता था। नहीं, कुछ बात तो है। सुना, तुम शांता बेटा से भी नाराज हो। यह भी तो उसका घर है, अपने घर में वह काम करती है। कुन्नी चुप रहा। मठरिया सचमुच बहुत अच्छी बनी थी और बड़ी माजी के आगे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। तुम्हारा विद्यालय तो बंद हो गया है, महीना भर यहाँ मेरे पास भी रह जाओ। शांता का भी मन भर जाएगा। यहाँ का जीवन भी देख लो, शायद अच्छा लग जाए। नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, उसने चाय घुटते हुए कहा। लेकिन मेरे अच्छे लगने से क्या? हमारी शिक्षा का कुछ उपयोग तो है। इसका क्या उपयोग? बड़ी माजी हंसी। उपयोगी चीज का भी कहाँ तक उपयोग है बेटे? कभी सोचा, अगर उपयोग होता ही तो आए दिन तुम लोग स्कूल बंद कराते क्यों घूमते? अच्छा, हमारी शिक्षा खराब सही, तुझे मठरियां अच्छी लगी? कुन्नी ने लजाकर हामी भरी। खुर्जा से बहुत अच्छे घी के 4 टीन शाहजी ने भिजवाए थे, तेरे लिए खुलवाए। शांता से कहा है कि तेरी दाल में यही डलवाए। बड़ी माजी उधर बाहर की ओर देखती हुई कुछ सोचती रही। फिर जैसे अपने में डूबी हुई बोली, मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत विरोध हुआ। जब हम लोग आए तो कुल 3 लड़कियां थीं। जिसने यह आश्रम बनवाया था वह छोड़कर चला गया। यहाँ डाकू आकर छिपते थे, हमको धमकियां मिली, गुमनाम खत मिले, एक बार झगड़ा भी हो गया। फिर जब आश्रम चल निकला तो इस जायदाद के दावेदार आ गए। तुमने फाटक के पास कोठरी में एक बुढ़ा देखा होगा, सेठ जी कहलाता है, अभी भी डटा है। कहता है सारी जायदाद उसकी है, मुकदमा कर रखा है, लेकिन भगवान की इच्छा थी, पूरी होनी थी। अच्छा, कुन्नी को यह सारा इतिहास नहीं मालूम था। दीदी ने भी कभी नहीं लिखा। बड़ी माँ जी के लिए उसके मन में श्रद्धा जागने लगी। वह अपने में डूबी बोलती गई। लोगों ने यह भी कहा कि मुझे संपत्ति की हवस है। हाँ है, पर अपने लिए नहीं, इनके लिए। उन्होंने आंगन में घूमती लड़कियों की ओर इशारा किया। इनके लिए मैं जो कुछ भी जुटा सकती हूँ जुटाती हूँ। वह कुछ भी नहीं है, यह भी जानती हूँ। हम लोग साधनहीन हैं, पर लगन है। उसी लगन के कारण साधन जुट जाते हैं। अब शांता बेटी ही है, कहीं भी कॉलेज में 2 घंटे पढ़ाकर ज्यादा वेतन पा सकती है। यहाँ मैं क्या दे सकती हूँ उसे? मैं तो सबसे कहती हूँ कि देना ही देना है बेटा इस आश्रम में। कुन्नी देख रहा था माँ जी की ओर, लेकिन उसका मन अपनी दीदी के चारों ओर घूम रहा था। देना ही देना है और उसी से संतोष मिलना है, तो क्या उसके लिए आश्रम ही आना जरूरी है? घर में क्या वादा है? आखिर प्रकाश ने जो नाटक खेल दिया है, दीदी उसका दंड बुआ और कुन्नी को क्यों दे रही है? मान लिया बुआ ने उसे गलत समझा, उसका बहुत कुछ मूल्यवान छीन लिया, फिर वहां दीदी ने देना ही देना अपना धर्म क्यों नहीं माना? दीदी जैसे छिटक कर अलग होती जा रही थी, जाने क्या सोच रही है। कुन्नी से दिल खोलकर बात भी नहीं की, ऊपर से पूजा पाखंड। इसी पर वह और खिजा हुआ था, लेकिन बहुत संभल कर बड़ी माजी से दबे स्वर में बोला, हाँ वह तो देख रहा हूँ, दीदी यहाँ आकर बहुत बदल गई है, अब तो पूजा पाठ भी। बड़ी माजी सहसा गंभीर हो गई। बेटा तुम बहुत सुशील बच्चे हो, पर तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम बिना समझे विरोध करते हो। पूजा को क्या समझते हो तुम? मनुष्य कमजोर होता है, कितने भ्रम पाल लेता है। पूजा के समय वह सिर्फ भगवान को साक्षी बनाकर अपने को जांचता है। इतने में सहसा भाई जी दिखाई दिए, एक हाथ में लाठी और दूसरे में बादामी कागज का एक लंबा सरकारी लिफाफा। तारीख पड़ गई है, समन आए हैं। बड़ी माजी ने बोही सिकोड़ी, कागज देखकर दस्तखत किए और लौटाते हुए बोली, इस बुढ़े और इसकी बहू ने बड़ी गंदगी फैला रखी है, यहाँ से हटे तो आश्रम स्वच्छ हो। बड़े पंडित जी उत्तरकाशी से लौट आए तो कहना, कागज लेकर वकील से सब बात कर ले। उनके लड़के का उधम खत्म हुआ या नहीं? माधव ऐसे नहीं मानेगा माँ जी, जब तक यह लाठी उसके मस्तक को नहीं भेदेगी। भाई जी ने लाठी उठाकर कहा, बड़े पंडित जी ने तो कह दिया है कि वह मेरा कोई नहीं, चाहे मार कर कुइया में फेंक दो, आप ही अनुमति नहीं देती। अच्छा अच्छा, बाद में देखेंगे। माँ जी ने सहसा कुन्नी की ओर देखकर आंख से भाई जी को मना किया, जरा विमली को भेजना भंडार घर से। कुन्नी की समझ में नहीं आया कि वह बैठा रहे या जाए। उसने चुपके से गर्दन घुमाकर देखा। तीनों ओर छात्राओं के बड़े बड़े कमरे और हर एक के साथ एक छोटा कमरा। शायद ये कमरे अध्यापिकाओं के होंगे। इसमें दीदी का कमरा कौन सा है? आंगन के बीच में 2 मंडप बने हुए थे। एक में 2-3 लड़कियां बैठी बातें कर रही थी, दूसरे में हारमोनियम पर शायद संगीत का अभ्यास हो रहा था। 2-3 छोटी लड़कियां बीच आंगन में किसी बात पर झगड़ा कर रही थी।
ये लो, बड़ी माँ जी तो सो रही हैं। कुन्नी ने घूमकर देखा, एक पतली लड़की सामने खड़ी थी। विमली, बड़ी माँ जी ने आंखें मलते हुए कहा। ऊंट गाड़ी पर रसद आई थी, रखवा दी? रखवा दी माँ जी, कोड़े और आलू भी आए थे, उन्हें तुलवा रही थी। इन्हें जानती है? हाँ, ये कुंदन है ना, शांता बहन जी के भैया। माँ जी, कार्यालय में इनका सामान रखवाने मैं ही गई थी। आप ठीक कहती थी, शहर की शिक्षा उल्टी है। इन्होंने तकिए पर गिलाफ भी उल्टा चढ़ा रखा था, चादर भी उल्टी। बस बस, तेरी बातें ही तो लच्छेदार है, काम धाम कुछ नहीं करना। बेटा, यह विमली भंडारे का सब काम देखती है। तुम भंडारे में ही जाकर विमली से गरम खाना परोसवा लिया करो। विमली बेटा, दाल में खुर्जा वाला घी डालना, समझी? हाँ समझ गई, अब जाऊं? और फिर कुन्नी पर एक चिढ़ाने वाली निगाह डालती हुई विमली चली गई। बहुत हंसमुख और बातूनी है बेटा, बुरा ना मानना, अंदर से बहुत दुखी है बेचारी। माँ जी ने दुख की सारी कथा बता दी। मथुरा में जब छोटे पंडित जी संस्कृत पाठशाला में पढ़ाते थे, इसके माँ बाप इसे ले आए थे बेचने के लिए। पहले किसी के साथ भाग गई थी, बच्चा हुआ तो उसकी जान ले ली और इसे भी भगा दिया। गोस्वामी जी ने जैसे तैसे उद्धार किया और लाकर मेरे पास छोड़ गए। उन्हें भी बड़ा प्रवास सहना पड़ा, पाठशाला वालों ने हटा दिया, तब यहाँ आ गए। क्षण भर चुप रहकर फिर जैसे शून्य में देखते हुए बोली, हर आदमी दुखी है, किसी और से संबंध जोड़कर अभाव पूर्ण करना चाहता है, पर मनुष्य तो अपूर्ण है। अपूर्ण से अपूर्ण जुड़कर पूर्ण कैसे हो सकता है भला? वह तो तभी होगा जब भगवान से जुड़ जाए, वही पूर्ण है। फिर भगवान जिधर प्रवृत्त कर दे उधर जी जान से लग जाए, तभी शांति मिलती है। अच्छा बेटा, तुझे देखकर मन को बहुत अच्छा लगा। अब जाओ, घूमो घामो, रात के भंडारे में ही आकर खाना। कल शांता को चौधरी साहब के पास जाना है, तुम भी घूम आना, उनका गांव देख आना। उन्नी लौटा तो कान में माँ जी की बातें घूम रही थी और आंखों में मुड़कर जाती हुई विमली की शरारती निगाहें और उसकी कथा। क्या दुख हर जगह घुन की तरह बैठा हुआ है? क्या सचमुच उससे मुक्ति का यही रास्ता है? दीदी ने क्या सही चुनाव किया है इस रास्ते का? शायद ये सब सवाल कुन्नी की सामर्थ्य से ज्यादा भारी थे। अंधेरा छाने लगा था। वह अनमना सा घूमता घूमता कुएं की ओर आगे बढ़ता गया। बाकी सब सवाल पीछे छूट गए, सिर्फ एक सवाल बरकरार था। इसी रास्ते में दीदी को सुख मिले तो ठीक, लेकिन इस रास्ते पर दीदी उससे, बुआ से, सबसे छूट क्यों रही है? यह सब दुख सुख पूनता पूनता भगवान सब ठीक है, चाहे गलत, पर यह जरूर है कि इस दुनिया में वह, बुआ, दीदी, प्रकाश सब जुड़े टूटे थे। उससे यह कुछ अलग है। दीदी उसकी उसी दुनिया से जुड़कर रहे, नहीं तो क्या होगा? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब इस सबको सुलझाना उससे बिरते का नहीं था। जो दुनिया उसके बिरते की है, उसी में दीदी क्यों नहीं रहती? लेकिन इस आश्रम की दुनिया में भी क्या है जो कभी कुन्नी को अपनी ओर खींचता है तो कभी पीछे ढकेल देता है? उसने देखा एक औरत, शायद बुढ़े की बहू, घूंघट में मुंह छिपाए जल्दी जल्दी फाटक की ओर जा रही थी और एक लड़का मुंह घुमाकर कनेर के पीछे खड़ा हो गया था। नमस्ते कुंदन जी, क्या देख रहे हैं? उधर से छोटे वानप्रस्थ जी हाथ में लोटा लिए चले आ रहे थे। अरे माधव तो दुष्ट है, यहाँ छिपकर बीड़ी पीता होगा। चलिए आप, इधर कुएं के पास रात को सर्प निकलता है। वह लौट आया। आश्रम की रात बहुत सुनसान होती थी, करीब करीब डरावनी। बिजली अभी सिर्फ अंदर के कमरों में थी, बाहर अभी भी लालटेनों के काम चलता था। सिर्फ एक लालटेन फाटक के पास थी, एक कुएं के, बाकी सारी जगह अंधेरा। जय सिंह कार्यालय में लालटेन जलाकर धीमी कर रख गया था। उसने लालटेन तेज की और चुपचाप बैठ गया। ऐसे में अजीब अजीब यादें अपने को दोहराने लगती हैं। उससे याद आई, ऐसी ही सुनसान रात थी। फूफा जी का अंतिम संस्कार कर सब लोग लौट रहे थे। दीदी साथ गई थी, बिल्कुल जड़ पत्थर, ना एक आंसू ना एक बोल। अड्डे पर सिर्फ एक इक्का था। कुन्नी और दीदी को उस पर पिताजी ने बिठा दिया था। दीदी ने इशारे से प्रकाश को भी बुला लिया। इक्का चला तो एकदम दीदी गला फाड़ कर चीखी, बाबू तो छोड़ गए प्रकाश, तुम नहीं छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। और प्रकाश से चिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। कुन्नी भी रो रहा था। 7-8 दिन बाद कुन्नी आया। बुआ तो फूफा जी वाले कमरे में कोने पर चटाई डाले पड़ी रहती थी। कुन्नी ऊपर दीदी के कमरे में गया और दरवाजे पर ही ठिठक गया। दीदी खाट पर लेटी थी और प्रकाश भी। आहट मिलते ही प्रकाश एकदम से हड़बड़ा कर खड़े हो गए थे, मुंह फिराकर, लेकिन दीदी वैसे ही लेटी रही। क्षण भर सन्नाटा, फिर बोली, कुन्नी पर मुझे विश्वास है। माँ से कुछ कहना मत भैया, समय आने पर मैं खुद कह दूंगी। सच बात है,
कुन्नी को अच्छा नहीं लगा था। मन में आया कि बुआ को कह दे, लेकिन दीदी का चेहरा देखकर चुप हो गया। बाद में धीरे धीरे समझने लगा। प्रकाश का आना अलबत्ता कम हो गया था। कभी कभी दीदी लंबे लंबे खत लिखती थी, कुन्नी के हाथ भेजती थी और खत कभी बंद नहीं करती थी। पढ़ना मत भैया, दीदी कहती। नहीं दीदी, मुझे क्या पड़ी है। लौटते समय जहां भी पहला एकांत मिलता, कुन्नी पूरा खत कई कई बार पढ़ता। कुछ के तो अंश रट गए थे। एक बार दीदी ने लिखा था, मेरे पैदा होने के बाद बड़ा भाई जाता रहा, फिर 2 भाई हुए, जिंदा नहीं रहे। माँ हमेशा मुझी को इसका दोषी मानती रही। जाने कैसी कुलच्छनी है, इसी के ग्रह भाइयों को खा गए। मैंने एक दिन भी नहीं जाना कि माँ का प्यार क्या होता है। बाबूजी माँ थे, पिता भी, तुम तो मेरे सब कुछ हो। माँ भी, पिता भी, मित्र भी, देवता भी, और कभी कभी जिद करते हो तो बच्चे भी। यह बात कुन्नी को नहीं भाई थी। भला अपने घर की बातें ऐसे फैलाने से क्या फायदा। दीदी तो पागल है, पर कुछ कहेगा तो बात खुल जाएगी कि वह खत पढ़ता है। एक बार दीदी ने लिखा था, स्त्री अपूर्ण होती है, किसी को खोजती है कि उससे जुड़कर पूर्ण हो सके। तुमसे जुड़कर जैसे सबसे जुड़ गई हूँ। कुन्नी और प्यारा लगने लगता है। माँ से भी अब खिंचती नहीं। सब कुछ नया नया सा, प्यारा प्यारा सा लगता है। मेरी खिड़की, इससे आने वाली धूप, चहकने वाली गौरैया, मेरी शैया, मेरे श्रृंगार का शीशा, वही सारे पुराने शब्द नए नए अर्थ देने लगते हैं। सबका अर्थ एक है, तुम। उसके पास एक बादामी कागज की कॉपी थी, जिस पर वह रेखांकित उद्धरण उतार लेता था। उसमें प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, शरद चंद्र, जैनेन्द्र के उपन्यासों से उसने कुछ चुनकर वाक्य उतार रखे थे। वहीं उसने ये वाक्य उतार लिए और नीचे लेखक के नाम की जगह लिखा, कुमारी शांता सेठ, कोष्ठक में हमारी दीदी। अब थोड़ा थोड़ा बुआ को समझ आने लगा। उन्होंने आकर कुन्नी के पिता से स्पष्ट बताया और फिर दीदी के लिए लड़के तलाश होने लगे। लेकिन दीदी अटल थी, एलटी करके पढ़ाने लगी थी। मैं जन्म भर ऐसे ही रहूंगी, पर करूंगी तो उन्हीं से। प्रकाश इंजीनियरिंग पास करके बेकार बैठे थे और अक्सर बहुत उदास रहते थे। उसे याद है, उस दिन बुआ आई तो उसके पाँव भी धरती पर नहीं पड़ रहे थे। बेहद खुश। मालूम हुआ कि प्रकाश की शादी कहीं तय हो गई है। ससुर मिर्जापुर के पास किसी सीमेंट फैक्ट्री में बड़े इंजीनियर हैं। वहीं प्रकाश को भी नौकरी दिलवा दी है। कुन्नी भागा भागा गया। दीदी कमरे में अंधेरा किए औंधे मुंह पड़ी थी। कुन्नी भैया तुम जाओ, पर कुन्नी हटा नहीं। उसे पास बिठाकर चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरती रही। ना रोई ना बोली, जैसे फूफा जी के मरने पर। फिर दीदी जो चुप हुई तो खुली ही नहीं। कई महीने बाद एक दिन पिताजी दफ्तर से घबराए हुए आए और माँ को अलग ले जाकर जाने क्या कहते रहे। फिर माँ ने कुन्नी को बुलाया। कुन्नी, तू शांता से मिला था कल? हाँ। कुछ कह रही थी? नहीं। मालूम हुआ दीदी रात से पता नहीं कहाँ चली गई है। पिताजी पागलों की तरह बुआ को लेकर यहाँ से वहां दौड़ रहे थे। कुन्नी साइकिल लेकर जमुना के किनारे किनारे घूम रहा था। कैसे कैसे ख्याल मन में आते थे। 7-8 दिन बाद दीदी जैसे गई थी वैसे ही लौट आई। सबने पूछा, कुछ नहीं बोली। फिर पिताजी ने सबको समझा दिया कि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दीदी खुश थी। उनके चेहरे पर आग आ गई थी। एक दिन शाम को कुन्नी गया तो उसे 8 आने देकर नीचे से चाट मंगवाई। कुन्नी ने हिम्मत करके पूछा, दीदी कहाँ गई थी तुम? बनारस। प्रकाश को चिट्ठी लिखकर वहीं बुलवा लिया था, उन्हीं के साथ थी। विश्वनाथ जी की गली से यह सिंदूर ले आई हूँ। कोई समझे या ना समझे, तू भी चाहे तो अभी जाकर अम्मा को कह दे। कुन्नी चुप रहा। दीदी खुश है, वह जाने उसका काम। महीने 2 महीने बाद एक दिन वह गया तो कोहराम मचा हुआ था। बुआ माथा पीट रही थी। दीदी बाल बिखेरे चिल्ला रही थी। ना किसी ने उसके आने का ध्यान दिया, ना जाने पर। 2-3 दिन बाद पिताजी रात तक दफ्तर से नहीं आए तो माँ ने बताया कि शांता की तबीयत खराब है, उसे लेकर अस्पताल गए हैं। और कुछ भी कुन्नी से किसी ने नहीं बताया। उसने पूछा तो डांट कर माँ बोली, अब पढ़ने लिखने में लग जा, बुआ के यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं। वह साइकिल लेकर दोनों अस्पतालों का चक्कर लगाया। दीदी वहां तो नहीं थी। पिताजी कहीं और जाते थे, किसी प्राइवेट डॉक्टर के अस्पताल में। माँ दोनों वक्त का खाना और फल रखकर भेजती थी। 10 दिन बाद दीदी घर आ गई। उसने देखा कि उनसे चला फिरा भी नहीं जाता था। चेहरा पीला पड़ गया था। खाना और फल छूती भी नहीं थी। कुन्नी गया तो कुछ नहीं बोली, सिर्फ करवट बदलकर लेट गई और रोने लगी। 4-5 दिन बाद कुन्नी से अकस्मात रूधे गले से बोली, इन लोगों ने ही छीन लिया, उसका अंश ले आई थी। इन लोगों ने छीन लिया। ठीक है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। लालटेन की चिमनी पर धुआं जमने लगा था। भैया क्या हुआ, तू इतनी देर से रो रहा है पगले? दीदी सामने खड़ी थी। जय सिंह खाने के लिए बुलाने आया।
तूने सुना ही नहीं, रोता रहा। वह भागकर मेरे पास गया। क्या बात है, घर की याद आ रही है? नहीं, वह रूंधे गले से बोला। सचमुच उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसने कमीज उठाकर पोंछा। दीदी आकर पास में बैठ गई, बाहों में लपेटकर बोली, भैया बोल, क्या बात है, मुझसे नाराज है? और इस बात पर कुन्नी सचमुच फूट फूट कर रो पड़ा। चल उठ, विमला थाली लगाकर बैठी होगी, खाना खा ले, तब बातें करेंगे। लेकिन कुन्नी ने खाना नहीं खाया, उठा भी नहीं। दीदी पास बैठी रही। वह लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। दीदी ने लालटेन धीमी की, उसके माथे पर हाथ फेरा, दरवाजा उटकाया और चली गई। जाते वक्त उसकी भी आंखें गीली थी। चौधरी कौन है? उसका गांव कहाँ है? दीदी क्यों जा रही है? उसने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप बैलगाड़ी पर जाकर बैठ गया। 5-6 खस के बोरे उस पर लाद दिए गए। आश्रम के पीछे एक और बड़ा तालाब था, उसमें काली मिट्टी थी और खस निकलता था। बोरों पर गद्दी बिछ गई और वह बैठ गया। दीदी एक झोले में कुछ कागज पत्तर लेकर आई और पास बैठ गई। बैल चल दिए। पक्की सड़क से कच्चे में उतर गया। धूल में पहियों की लीक देखते हुए चुपचाप बैठा रहा। सहसा दीदी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोली, बंदर राम, अभी तक रोते हैं? वह हंस पड़ा और फिर मान की मुद्रा में मुंह फेर कर बैठ गया। दीदी ने पीठ में जोर से चुटकी काटी। उसने भी चुटकी का जवाब चुटकी से दिया और जैसे जैसे दोनों के बीच के अलगाव की गांठ अकारण पड़ गई थी, अकारण खुल गई। दीदी, आश्रम बहुत अच्छा है, पर अब तू घर चल। बस वही रट, कुछ और बात नहीं करनी है? कुछ अपनी बता, कुछ दीदी की सुन। अच्छा, वह लंगड़ दिन अब भी तेरा दोस्त है? लेकिन वह दोस्तों की बात करने नहीं आया था। दीदी, बुआ ने तेरे लिए बीजे की कतरी मूंग के लड्डू भेजे हैं, मैंने डर के मारे नहीं दिए थे। दीदी सहसा गंभीर हो गई। दे देना, अब मुझे माँ से शिकायत नहीं, किसी से नहीं, पर मुझे यहाँ अच्छा लगता है। खाक अच्छा लगता है? तुम्हारी तो जिद है। उसने पहली बार निकट से दीदी को देखा। उम्र चेहरे पर झलकने लगी थी, एक रूखापन चेहरे पर जो पहले कभी नहीं था। यहाँ क्या भगवान का भजन करोगी? वह क्या बड़ी माँ जी जो उपदेश दे रही थी पूनता पूनता? ये लोग अभी भी किस दुनिया में जी रहे हैं? भैया, तू तो गलत मत समझ मुझे, मेरा मन भी कभी कभी बहुत उचकता है यहाँ से। चल, बात ना बना। पूजा पाठ क्या फिर बड़ी माँ जी को दिखाने के लिए करती है? नहीं भैया, मैं तो यह भी नहीं जानती भगवान है या नहीं। मैं पूजा नहीं करती। फिर क्या करती हो? पूजा नहीं करती, बस आंख बंद करके सोचती हूँ। कहती हूँ, भगवान अगर तुम हो तो मुझे क्षमा कर दो। तुमसे जुड़ने की ताकत अब नहीं बची, पर जैसी हूँ वैसी टूटूंगी नहीं। जितना सबसे जुड़ सकती हूँ जुड़ूंगी। क्यों टूटूं? मैंने कोई अपराध नहीं किया। दीदी अपने से बात कर रही थी। सहसा दीदी चौंक कर बोली, वह देख मोर, उधर कुएं के पास। इधर बहुत होते हैं, कभी कभी आश्रम में भी आ जाते हैं। पता नहीं, इन सबको देखकर अब बहुत अच्छा लगता है। और दीदी बच्चों के से उत्साह से बताने लगी, कैसे मोर हाथ से दाना चुगते हैं, कैसे आश्रम के पीछे वाले निचाट मैदान में हिरणों के झुंड आते हैं, तालाब पर सारस उतरते हैं, सफेद बगलों की पंक्ति शाम को कतार बांधकर उड़ती है, और एक बार तो पुलिया के नीचे भेड़िया भी आ गया था। कुन्नी ने जंगल में हिरन कभी नहीं देखे थे। उसने सोचा गर्मियों की छुट्टियों में आएगा। गांव नजदीक था। उसी उत्साह से दीदी मोर, सारस, हिरन, भेड़ियों का जिक्र कर रही थी। उसी उत्साह से उन्होंने चौधरी के बारे में बताना शुरू किया। यह आदमी भी बड़ा खूंखार है, पर आश्रम के लिए बहुत अच्छा। डाकुओं से बड़ा मेल जोल है। पहले आश्रम में बहुत खतरा था, अब इसी के इशारे पर डाकू उधर से गुजरते भी नहीं। देखने में बिल्कुल सीधा, मक्खन के लोंदे की तरह, लेकिन अपने सगे चाचा को मरवा दिया था इसने। अब तो कांग्रेसी है। पुलिस और पंचायत दोनों इसकी मुट्ठी में है। बड़ी माँ जी के पाँव छूता है। दीदी को शांता लल्ली कहता है। गांव के घर साफ थे, लेकिन रास्ते कीचड़ भरे थे। एक जगह तो बैलगाड़ी धसते धसते बची। चौधरी का घर आगे ईंटों का था, पीछे कच्चा। चबूतरे पर चौधरी साहब खड़े थे। आ गई लल्ली, भैया भी साथ आया हो है। आ बता, छाछ पिएगा? दीदी चौकी पर बैठ गई और कागज पत्तर समझाने लगी। वह बैलगाड़ी के पास खड़ा था। खस के बोरे खुल गए और मिट्टी झाड़ झाड़ कर उनके पुल बनने लगे। औरतें झड़ी हुई मिट्टी बटोर बटोर डलिया में, सूप में, आंचल में जो मिला उसमें ले जाने लगी। मालूम हुआ इस मिट्टी से सिर धोती हैं। बीच बीच में दीदी और चौधरी की बातें भी कुन्नी एक कान से सुनता जा रहा था। बात जायदाद वाले मुकदमे की थी। यह आश्रम असल में सेठ छगन लाल ने बनवाया था। गदर के कुछ साल बाद गढ़मुक्तेश्वर में उसकी आड़त थी, इटावा में आड़त थी।
उनकी नावें गंगा जी में बनारस पटना होते हुए बर्दवान तक जाती थी। फिर उसका रोजगार चौपट हो गया, सब बिखर गया। लावारिस जायदाद कलेक्टर ने बड़ी माजी को आश्रम के लिए दे दी। तब यह बुढ़ा सेठ आया और बोला आश्रम उसके वंश का है। दीदी की बातों से मालूम हुआ कि कई मशहूर गुंडे वहां आते हैं। बुढ़े सेठ ने धमकी दी है कि मुकदमे का फैसला जब होगा तब होगा, पहले फौजदारी करके आश्रम दखल कर लेंगे। चौधरी फिर गरजे और फिर बात यहीं पर खत्म हुई कि चौधरी के गांव से 8-10 आदमी आश्रम की ओर से गवाही देंगे और बुढ़े को चौधरी समझा देंगे कि अपनी हद में रहे, नहीं तो डाका कहीं और डलवाकर माल उसके घर से बरामद कर लेंगे। बैलगाड़ी वापस चला और गांव के मुहाने तक चौधरी पहुंचाने आए। चौधरी के घर से आने के बाद दूसरे दिन भी शाम तक उसने खाना नहीं खाया। जय सिंह आया तो कहलवा दिया कि उसे भूख नहीं है और लालटेन जलाकर बुआ को चिट्ठी लिखने बैठ गया। 8 बजे आश्रम में सन्नाटा हो गया था और दरवाजा खुला। पहले एक गोरा पतला पाव, फिर थाली वाला हाथ, फिर लालटेन वाला हाथ, फिर विमली का मुस्कुराता हुआ चेहरा। उल्टी शिक्षा का यही फल। लड़कों को कोप भवन में बैठते तो सुना नहीं। लीजिए अब तो खाना खाइएगा। खाइए ना कि हाथ से कोट तोड़कर खिलाओ। कुन्नी ने तुरंत कोट तोड़ा और खाना शुरू किया। विमला पास ही बैठ गई थी। घड़ी की टिक टिक तेज थी या कुन्नी के दिल की धड़कन, कहना कठिन था। खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था और कौर मुंह में चल ही नहीं रहा था। आप जाइए, बहुत रात हो गई है, मैं खा लूंगा। और ना जाए तो? विमली आसानी डालकर उसके पाँव के पास बैठ गई। खा लीजिए, जय सिंह गांव में ज्योनार खाने गए हैं। थाली छोड़कर गई तो सुबह क्लर्क जी ने कार्यालय में जूठन देखी तो विमली पर ही लाठी का अभ्यास होगा। हाय, आपके पाँव कितने गर्म हैं। उसका एक पाँव धोखे से विमला की बाह से छू गया था। अधकुतरा को थाली में छोड़कर कुन्नी का हाथ रुक गया। विमली उठी और थाली समेटी और भरे गले से बोली, सुना है आप लौटने की जल्दी कर रहे हैं, अपनी दीदी के कहने से ही रुकेंगे, मेरे कहने से नहीं। अभी मत जाइए, कसम है। अच्छा, कुन्नी बोला, रुकूंगा। 1-2 दिन बाद अब कुन्नी अगली छुट्टी का हिसाब लगाने लगा। असल में विमली के कारण थोड़ी, उसे तो अब गर्मी में हिरन देखने आना है और बरसात में मोर। आगे का वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।